हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसिड के बारे में दिया हुआ है, दो सबस्टांसेस विच गिव H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। वैसे सबस्टांसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन्स देते हो तो इसे हम एसिड कहेंगे। एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया? वाटर में अगर कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस डिजॉल्व होता है और इससे H+ आयन्स का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम एसिड कहेंगे, ठीक है, उस सब्सटेंस को। अब यहाँ पे कुछ एसिड के नाम दिए हुए हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। सिंपल बस आप लोग ध्यान में रखना कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग नीचे यहाँ पे देखते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ दिया है एसिड का। नंबर 1 है दीज आर सॉर इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं जैसे कि नींबू। सेकेंड है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर दो कलर का होगा, एक ब्लू एक रेड, तो ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा जैसे ही एसिड उसके संपर्क में आएगा तो वो रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद आगे है एसिड कोरोड मेटल्स। कोरोड का मतलब क्या हो गया? जंग लग जाना, ठीक है। एसिड के संपर्क में आने पे जो मेटल होता है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद फोर्थ है pH इज लेस देन 7, एसिड का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थे एसिड्स के। अब नीचे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ वीक एसिड के नाम दिए हुए हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया और वीक एसिड का मतलब क्या हो गया, तो इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी एसिड में पढ़ा कि H+ आयन्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा कि H+ आयन्स का जो संख्या होगा, जो नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होगा H+ आयन्स का संख्या। जबकि वीक एसिड में H+ आयन्स जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तो जिसमें H+ आयन्स कम होगा तो वो वीक एसिड, जिसमें H+ आयन्स का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। चलो इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम दिए हुए हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, जो कि हमने अभी ऊपर में देखा। इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आगे है नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3, इसका फॉर्मूला हमने ऊपर में देखा। इसके बाद आगे है एग्जाम्पल वीक एसिड का। वीक एसिड का एग्जाम्पल हो गया जैसे एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे केमिस्ट्री का जो अगला चैप्टर हम लोग का आएगा कार्बन और कंपाउंड वाला में, ठीक है। तो ये सारे का फॉर्मूला हम लोग उस चैप्टर में ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये सब सारे वीक एसिड के नाम दिए हुए हैं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है कॉन्सनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड का मैंने यहाँ पे मतलब लिख दिया है जिसमें एसिड ज़्यादा रहेगा और वाटर कम रहेगा, ठीक है। जिस भी सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा रहे और वाटर कम रहे तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहेंगे। इसी तरह से डाइल्यूट एसिड का ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसमें एसिड कम रहेगा और वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कॉन्सनट्रेट मतलब एसिड ज़्यादा, डाइल्यूट एसिड कम, बस इतना ध्यान रखना। तो उसी का अपोजिट कर लेना, एसिड ज़्यादा तो वाटर कम, एसिड कम तो वाटर ज़्यादा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे ये किस तरह का एसिड है इसके नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं सारे आप लोग ध्यान में रखना और सारे नाम को आप लोग याद रख लेना कि इसमें जैसे विनेगार है तो ये किस तरह का एसिड है। विनेगार का यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगार क्या है? एक एसिटिक एसिड है। इसके बाद टैमेरिंड यानी कि इमली क्या है? एक टार्टरिक एसिड उसमें पाया जाता है। इसके बाद आगे है लेमन यानी कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद आगे है ऑरेंज में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जिस तरह से नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है उसी तरह से ऑरेंज में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग, कोई भी चींटी अगर काट दे तो काटने के बाद देखो तो फूल जाता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड रहता है? तो मिथेनोइक एसिड। इसी तरह से नेटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड ही होता है, ये एक तरह का पत्ता होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है सॉर मिल्क यानी कि कर्ड, तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सो ये सारे नेचुरल सोर्स के नाम थे और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तो यहाँ पे सारे नाम दिए हुए हैं, तो इन सभी एसिड्स के नाम को आप लोग अवश्य याद रखें। चलो ये हो गया हम लोग का एसिड वाला टर्म ख़त्म। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, बेसिस के बारे में जानते हैं। बेसिस क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि दो सबस्टांसेस विच गिव्स OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड में जैसे कि हमने देखा था कि एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में H प्लस आयन्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसमें OH माइनस आयन्स देता है, ठीक है, OH माइनस। सो बस यहाँ पे सिंपली छोटे छोटे टर्म को याद रखना है, जैसे एसिड में H प्लस आयन्स का फॉर्मेशन होता है, बेस में OH माइनस आयन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ये बस ध्यान में रखना। इसके बाद इसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, जैसे कि बेस में क्या है, नंबर 1 दीज आर बीटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में तीता टाइप में लगता है, जैसे कि सोप को आप टेस्ट करके देखो बहुत ही तीता टाइप में लगेगा, ठीक है। तो इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है बेस का। सेकेंड है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एसिड में हमने ठीक इसका अपोजिट देखा था, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट किया था। सो बेस में क्या हो गया, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है दे आर सोपी इन टच, वो टच टाइप में सोपी टाइप के मुलायम टाइप में लगेंगे, ठीक है, सोपी टाइप। नेक्स्ट है फोर्थ pH इज़ मोर देन 7, यानी कि बेसिस का जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, और जो 7 रहेगा 7 ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ वीक बेसिस के एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है NH4OH यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें है MgOH का होल 2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये एग्जांपल्स हो गए बेसिस के। इसके बाद एक टर्म हम लोग का दिया हुआ यहाँ पे अल्कली। अल्कली ये हमने लाइव प्रोसेस में भी देखा था, ठीक है, अल्कली वाले टर्म को। ये बेस से रिलेटेड है, अल्कली बेस ये आपस में क्या होगा, रिलेटेड होगा। जहाँ अल्कली का नाम आया समझ लेना है कि ये बेस से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है कि दोज बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वैसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो तो इसे हम अल्कली कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, NaOH, ऊपर में हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, और CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम लोग का टर्म आता है इंडिकेटर। सो इंडिकेटर क्या होता है, सो इसमें दिया हुआ है कि दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कलर और स्मेल को अलग अलग सब्सटेंस में चेंज करता हो, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग कलर और स्मेल होगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर के टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के 3 प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो इसके बारे में दिया हुआ है दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर जो नेचर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह के इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो कि नेचुरली हमें प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें क्या है, दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब फ्रॉम केमिकल्स, यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जो लैब में केमिकल से प्रिपेयर्ड होता हो, तो इसी को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। यहाँ पे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल है फेनोप्थेलिन। अच्छा, यहाँ पे फेनोप्थेलिन के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि कांटेक्ट इन एसिड, ये एसिड के कांटेक्ट में आने से रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। फेनोप्थेलिन जैसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले तो एक है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में भी इसी तरह से क्या है कि एसिड के कांटेक्ट में अगर मिथाइल ऑरेंज आता है तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, और अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो डार्क पिंक या फिर वॉयलेट कलर का वो हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखनी है। थर्ड दिया हुआ है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें है
दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के संपर्क में आने पे उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल अलग अलग हो। एसिड में इसका स्मेल ज़्यादा होगा और बेसिस में स्मेल कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ले यहाँ पे वैनिला एसेंस का, तो जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में वैनिला एसेंस आएगा तो उसका स्मेल जो होगा वो हाई हो जाएगा एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी स्मेल उसमें से नहीं आएगा। इसी तरह से ओनियन में होता है, क्लोव ऑयल में होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है आप लोग को। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। यानी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सो इसमें दिया हुआ है मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। अब यहाँ पे टर्म आ गया फिर से डाइल्यूट एसिड। सो मैंने इससे पहले ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हो गया कि एसिड उसमें लेस रहेगा यानी कम रहेगा। सो यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया हुआ है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और हाइड्रोजन दिया। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन आप लोग को याद रखना है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। मेटल ले लिया Zn यानी कि जिंक, और नीचे में भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है मेटल का कॉपर यानी Cu। और यहाँ पे हम जो एसिड लिए हुए हैं वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, और कॉपर के साथ हम जो एसिड लिए हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो Zn और HCl ये दोनों जब रिएक्ट किया तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ। इसी तरह से यहाँ पे CuSO4 हो जाएगा और इधर H2 हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकेंड दिया हुआ है, अभी हमने देखा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, यानी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हो जाते हैं लेकिन सभी बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सो मैंने यहाँ फिर से लिख लिया है कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। सो यहाँ पे एक मैंने मेटल ले लिया है Zn, बेस ले लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट इससे क्या बना तो Na2ZnO और इधर H2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अभी हम लोग देखिए कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकला था। इन तीनों ही कंडीशन में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे हम टेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। सो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बबल्स निकालते हैं, और इससे बर्निंग कैंडल से अगर हम इस बबल्स के पास लेके आते हैं तो ये जो बबल्स है ये पॉप साउंड के साथ आवाज़ करेगा। ठीक है, जैसे ही पॉप साउंड आए तो हमें समझ जाना है कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, बस यही यहाँ पे दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दूसरा हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ठीक है, सो इसमें एसिड का रिएक्शन हो रहा है। एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो इसमें क्या होगा, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। तो ये कंपलसरी है कि कोई भी मेटल आएगा तो उसके साथ CO3 तो लग ही जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो गया HCO3। सो मेटल के साथ हम HCO3 लगाएंगे। सो इसमें लिखा है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे फॉर्म साल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यदि एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। जो भी प्रॉपर्टीज़ करवाते जा रहा हूँ ये सारे प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे ये भी लिख लिया है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड अगर रिएक्ट करेगा
तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे मैंने एक मेटल कार्बोनेट ले लिया है, जैसे Na क्या हो गया मेटल और CO3 क्या है कार्बोनेट, तो यहाँ पे Na2CO3 हो गया। और ये यहाँ पे एसिड हम ले लिए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे साल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ वो NaCl, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर यानी कि H2O हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं, मेटल है Na और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट किया तो फिर से NaCl, CO2 और H2O यहाँ से हम लोग को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट करके ये दिया हुआ है कि बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिस तरह से हमने एसिड का पहला प्रॉपर्टी में देखा था, एसिड जो था वो मेटल के साथ रिएक्ट किया था और बेस जो था वो मेटल के साथ, कुछ ही बेस ऐसा था जो कि मेटल के साथ रिएक्ट किया था, सभी बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं किया था। सो दूसरा प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन कोई भी बेस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो यही यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पे CO2 निकला हुआ है, तो हम किस तरह से पहचानेंगे कि CO2 गैस है, तो इसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 का टेस्ट करने के लिए इसे हम लाइम वाटर के साथ पास करेंगे। तो यहाँ पे लाइम वाटर का हमने फॉर्मूला ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं। सो CaOH का होल 2 ये लाइम वाटर का फॉर्मूला हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से पास हुआ तो यहाँ से CaCO3 मिल गया, यानी कि ये मिल्की वाइट कलर का होगा और वाटर साथ ही यहाँ से निकल जाता है। और फिर से अगर हम CO2 के साथ इस कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से अगर हम पास करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे आप देख लो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ये फिर से जो मिला यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसको फिर से हम एक्सेस ऑफ CO2 से फिर से पास करवाएंगे। सो अब हमें यहाँ पे मिल जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये जो होता है ये कलरलेस होता है। सो पहले मिल्क यानी मिल्की यानी कि वाइट कलर का था, इसके बाद ये कलरलेस हो गया, तो इस तरह से हम कुछ पहचानेंगे कि ये एक CO2 गैस है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल और ऑक्सीजन, कोई भी मेटल जैसे कि Mg एक मेटल है और इसके साथ Mg क्या हो गया मेटल और इसके साथ हम ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये क्या हो गया मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिए हैं कैल्शियम, ये मेटल है और O क्या है ऑक्सीजन है, तो एक मेटल रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, तो इसी को हम मेटेलिक ऑक्साइड कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। सो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड, अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर देगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी दिखा दिया है कि एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर मिला। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटेलिक ऑक्साइड यानी CaO। अब इससे यहाँ पे सॉल्ट मिल गया CaCl2 और वाटर यहाँ पे H2O हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब फिर से हमें ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक, ठीक है, ये आप लोग को याद रखनी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्म करता है। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ले लिया है। यहाँ पे बेस हम ले लिए हैं CaOH का होल 2 और यहाँ पे एक नॉन मेटेलिक हम ऑक्साइड ले लिए हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे फॉर्मेशन यहाँ पे सॉल्ट का हो गया CaCO3 और साथ ही वाटर निकल जाता है H2O। अब चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स में और सभी बेस में क्या कॉमन होते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है एसिड में कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयन,
यानी कि सभी एसिड्स में H+ आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसका सेकेंड पॉइंट है दीज H+ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें जो H+ आयंस फॉर्म होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसके बाद इधर बेस में दिया हुआ है कि ऑल बेसेस हैव OH- आयंस, यानी जितने भी बेस होते हैं सब में OH- आयंस होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट है कि दीज OH- आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। अब इसमें जो OH- आयंस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर में। सो ये हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसेस का अगर वाटर सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है तो क्या होता है वाटर सॉल्यूशन में। सो इसमें हम आयन के बारे में पढ़ेंगे। सो एसिड में पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम बेसिस के बारे में भी समझेंगे। एसिड में दिया हुआ है कि व्हेन एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन गिव्स H+ आयंस। अगर एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो इससे H+ आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें एग्जांपल भी देख लो, हाइड्रोजन आयन में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो इससे हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है H3O+, ठीक है। चलो इसमें एक और यहाँ पे एग्जांपल हम लिए हुए हैं HCl + H2O। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो फिर से हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पे ये जो क्लोरीन था ये भी निकल जाता है। सो ये हो गया। अब इसमें एक नोट करके दिया हुआ है कि H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, यानी कि H+ आयंस कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं होते हैं। दे एग्जिस्ट एज H3O+ आयंस, और ये हमेशा H3O+ आयंस के साथ ही एग्जिस्ट होंगे यानी कि निकलेंगे। चलो नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया हुआ है बेसिस के बारे में। सो बेसिस में दिया हुआ है कि व्हेन बेसिस डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन गिव्स OH- आयंस। बेस अगर वाटर में डिजॉल्व होता है तो इससे OH- आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, बेस है NaOH, इसमें हम वाटर डिजॉल्व किए तो Na+ और OH- क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गया। सो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर। एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो एसिड और बेस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो इससे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया एसिड का HCl और बेस का एग्जांपल ले लिया NaOH। अब हम यहाँ पे देखें तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, NaCl कॉमन साल्ट जो कि हम घर में नमक के तौर पे यूज करते हैं, और साथ ही वाटर H2O निकल जाता है। अब ये जो रिएक्शन हुआ इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो उससे वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें आगे ये भी दिया हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स H+ एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर। यानी कि इसमें H+ आयंस और OH- आयंस इन्वॉल्व्स होता है वाटर जनरेट करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग एक और ले लिए हैं, हालांकि ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लिए हैं नाइट्रिक एसिड हम लिए हुए हैं HNO3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिलाएं, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग का यहाँ पे निकल जाता है KNO3 और H2O यानी कि वाटर। ठीक है, वाटर तो निकलेगा ही और साथ ही यहाँ पे KNO3 निकल गया। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये सेवरल इंडिकेटर्स, अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग अभी से पहले पढ़े हुए हैं कुछ देर पहले। उसका ये मिक्सचर है। इसमें आगे ये भी दिया हुआ है कि इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी सॉल्यूशन में, देखो यहाँ पे मैंने ये नोट्स बनाया हुआ है, तो नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा जिससे कि आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहीं आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका मैंने यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन
कितना है उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कलर शो करता है। सो इसका मतलब यही है, ठीक है। सो ये आप लोग के लिए आसानी होगा, ये वर्ड थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट पड़ता, सो मैंने यहाँ पे इसके लिए हिंदी में लिख लिया है ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयंस होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग यहाँ पे कलर शो होगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब है यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीएच, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में हम लोग का 14 तक जाता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ग्रीन कलर का, ये एसिडिक यानी कि रेड, और ब्लू वाला हम लोग का होता है बेसिक, जो कि हमने ऑलरेडी इससे पहले ऊपर में पढ़ा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8, यानी कि हम लोग का जो बॉडी है वही वर्क करता है, पीएच इसमें कितना रहना चाहिए, तो 7 से 7.8। अगर उससे कम या फिर ज़्यादा रहेगा तो इससे हमें थकावट फील होने लगेगी। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जैसे ही 5.6 से पीएच अगर कम हो जाता है तो वो रेन जो होता है वो एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट है आवर स्टोमाक प्रोड्यूस HCl। हम लोग का जो स्टोमाक है उसमें HCl प्रोड्यूस करता है 1 या फिर 1 पॉइंट समथिंग या फिर 2 के आसपास जो होता है वो पीएच मान होता है, ठीक है, हम लोग का स्टोमाच में HCl। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। 5.5 से जैसे ही कम होने लगेगा तो इससे दांतों का झड़ना शुरू हो जाएगा, यानी टूथ डीके होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, यानी प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आगे पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, यानी एनिमल्स इससे सेल्फ डिफेंस भी करता है। जैसे कि या जो भी मधुमक्खी वगैरह भी रहता है तो वो जो डंक करता है तो इससे क्या है वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करता है ताकि उसको कोई मार ना सके। सो ये हो गया। अब चलो आगे हम लोग साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो साल्ट्स में ये दिया हुआ है कि साल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एक और आयोनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये साल्ट कैसे फॉर्म हुआ था ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो एक बार हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। एसिड और बेस इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इससे साल्ट का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ ही वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया साल्ट। इसमें आगे दिया हुआ है केमिकल प्रिपेयर फ्रॉम साल्ट। साल्ट से कुछ केमिकल प्रिपेयर होते हैं, ये सारे आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रिपरेशन भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसमें जितना भी आप लोग को दिख रहा है सारा का फॉर्मूला, इसका प्रिपरेशन और इसका यूजेज, प्रॉपर्टीज सारा आप लोग को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में ज़रूर रहते हैं। सो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसके प्रिपरेशंस को, इसके यूजेज को, इसके प्रॉपर्टीज़ को, सारा चीज़ हम देखेंगे। सेकेंड दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट आगे है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। नेक्स्ट आगे है वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CSO4 × हाफ H2O। हाफ को हम लोग कहीं कहीं 0.5 भी दे देता है, सो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 0.5 क्या है। 0.5 का ही मतलब 1/2 हो गया, काटेंगे इधर 0 होगा, ठीक है, इस तरह से 1/2 होगा। सो 0.5 या फिर 1/2 भी हम लिख सकते हैं। चलो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन को देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सो इसमें लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। इसमें लिखा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर NaCl पास होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी NaCl यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। इसमें एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वाटर। इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो इससे डिकम्पोज हो जाएगा, यानी
NaOH मिल जाएगा हमें, इसके साथ हमें क्लोरीन यहाँ पे मिल जाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकल जाता है। सो ये हो गया इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। प्रिपरेशन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का आएगा तो बस आप लोग को याद रखना है कि NaCl वाटर के साथ जब रिएक्ट हुआ, यानी एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट किया तो NaOH का फॉर्मेशन आया और इसके साथ क्या निकला, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसका यूज़ दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे यूज़ है। फर्स्ट दिया हुआ है कि इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, तो इसका यूज़ होता है सोप और डिटर्जेंट को बनाने में। सेकेंड है बी नंबर, इट यूज टू पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर मैन्युफैक्चर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है सी नंबर, इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी इसका यूज होता है। डी है इट इज़ यूज्ड PVC मैन्युफैक्चर, PVC मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ई नंबर है इट ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सो ये सारे यूजेज हो गए। अब हम आगे आते हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। सो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। इसमें क्या है, जो स्लैग लाइम है इसमें हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो इससे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा और साथ ही वाटर निकल जाता है। तो ये वाला रिएक्शन हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे कुछ यूजेस दिया हुआ है, जैसे ए नंबर है इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बी नंबर है इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, और साथ ही इंडस्ट्री में लाइनन के रूप में भी इसका यूज़ होता है। थर्ड नंबर है इट इज़ यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीचिंग वुड पल्प के रूप में इसका यूज़ किया जाता है पेपर फैक्ट्रीज में। सो ये ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेज हो गए। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं बेकिंग सोडा के प्रिपरेशंस को। सो इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या है, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, इन चारों को मिलाने पर NH4 यानी कि एमोनियम क्लोराइड और साथ ही बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला रिएक्शन बस ध्यान में रखना है आप लोग को। इसमें क्या करना है, सबसे पहले NaCl ले लेना है, इसके साथ वाटर को हम मिला लिए, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला और NH4 यानी एमोनिया मिल गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या हुआ, एमोनियम क्लोराइड का NH4Cl और साथ ही NaSCO3 यानी कि बेकिंग सोडा NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, बस ये रिएक्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बेकिंग सोडा का क्या क्या प्रॉपर्टी है। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ये है कि इट इज़ मेल्ड, मेल्ड मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है और नॉन कोरोसिव बेस यानी कि ये लॉन्ग टाइम यानी लंबा समय तक ये चलने वाला होता है। सेकेंड है कि व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान जब इसे हीट किया जाता है तो NaSCO3 ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है Na2CO3 में, H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा का यूज़। सो बेकिंग सोडा का यूज़ में फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि इट इज़ यूज्ड एज एन एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन में टू रिमूव एसिडिटी ऑफ ए स्टोमाच। हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी टाइप में लगने लगता है तो हम लोग जो इनो वगैरह पीते हैं, सो एसिडिटी को हटाने के रूप में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। एंटा एसिड इसे ही कहेंगे, ठीक है। एसिडिटी को रिमूव करने में, एसिड को हटाने में एंटा एसिड। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग वगैरह जो लग जाता है तो उसको बुझाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। थर्ड है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन भी लिख के दिखा दिया है कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को अगर हम मिलाते हैं तो इससे बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर का कुछ यूज़ दिया हुआ है, एक यूज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। इसका यूज होता है ब्रेड्स और केक्स बनाने में ताकि वो सॉफ्ट हो और स्पॉन्गी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे हम पढ़ सकते हैं ऐसे भी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10 मतलब डेका हाइड्रेट। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है प्रिपरेशन, तो इसमें दिया हुआ है
कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, इट इज़ बेसिक साल्ट, ये एक बेसिक साल्ट भी होता है। सो यहाँ पे Na2CO3 हो गया 10H2O, और इन दोनों को मिलाने से जो फॉर्मेशन हुआ सो वॉशिंग सोडा का हो गया। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो कि दिया हुआ है वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। सो फर्स्ट नंबर में दिया है कि वॉशिंग सोडा इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड है वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा एक फ्यू मेटल कार्बोनेट से वैसा है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। थर्ड है द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ अल्कलाइन। वॉशिंग सोडा वाटर का में जो सॉल्यूशन होता है, वॉशिंग सोडा का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन रूप में होता है, यानी बेसिक रूप में होता है। विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो ये हो गया। अब इसका यहाँ पे कुछ यूजेस भी दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर में है कि इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा का यूज़ ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स के मैन्युफैक्चर बनाने में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने बोरैक्स का फॉर्मूला भी लिख दिया है, Na2B4OOH का होल 2 और 8H2O। ठीक है, यहाँ पे ये बोरैक्स का ये फॉर्मूला है। इसके बाद आगे है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज में क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर पानी का हार्डनेस को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे होगा। सो इसका प्रिपरेशन होता है जिप्सम को हीट करने से। सो इसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। सो इसमें आगे एक पॉइंट और ये भी दिया हुआ है कि व्हेन जिप्सम इज़ हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है, इट लॉसेज 3/4 ऑफ इट्स वाटर, वो 3/4 वाटर उससे लॉस कर लेता है ऑफ क्रिस्टलाइंस टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि इट इज़ ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। सो यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन, तो इसको हम समझ लेते हैं। ये दिया हुआ यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे ये जिप्सम है। तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ वाटर भी निकल जाता है कुछ मात्रा में। सो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन प्रिपरेशन। और नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रॉपर्टी को। तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ए वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है। अब यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ यूज़ भी दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट है डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। सेकेंड है फॉर मेकिंग टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ब्लैक बोर्ड, चौक ETC। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है टॉयज़ यानी खिलौना, डेकोरेटिव मटेरियल्स को बनाने में, या फिर ब्लैक बोर्ड के चौक को भी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर दिया हुआ है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। थैंक यू।